ये आज का पहला प्रश्न कल का होमवर्क था कि किस चीनी यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत वर्णन किया और वहां अध्ययन किया। Which Chinese traveler gave a detailed description of Nalanda University and studied there? फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग या फिर मार्को पोलो? बताएंगे आप सभी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए बी के साथ सब जा रहे, बी क्या है, वेनसांग है ना। वेनसांग जो है यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा, है ना। देखो यहाँ पर पढ़ने के लिए इत्सिंग भी आया था, है ना, पढ़ने के लिए इत्सिंग भी आया था, लेकिन इसकी विस्तृत विवरण की बात कर लें तो ये था वेनसांग। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा सही उत्तर होगा। कब आया, तो 629 से लेकर 645 ईस्वी तक ये यहां पर रहा, है ना। ये कहाँ रहा, भारत में रहा। साथ ही साथ देखे तो नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 5 वर्ष तक, है ना, लगभग 5 वर्षों तक इसने क्या किया, अध्ययन यहां पर किया हुआ था। कौन, वेनसांग। ठीक, क्लियर। पूछा जाता है किसके शासनकाल में आया। अगर देखें यहां पर शासनकाल, तो ये जो शासनकाल है किसका है, हर्षवर्धन का है। ठीक है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत में आया था। अगर बात करें इसका यात्रा वृत्तांत किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो यात्रा वृत्तांत है उसे CUT के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम क्या है, CUT। ठीक है, क्लियर। इसी को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। एक अगर पूछे यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं, तो इसी को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, तो वेनसांग के बारे में इतनी बातें कम से कम आप सभी को पता होना चाहिए। इसने क्या क्या, तो जो हमारे बौद्ध ग्रंथ है ना, जो हमारे बौद्ध ग्रंथ हैं इसको क्या किया, इसने ट्रांसलेट किया, है ना, इसको ट्रांसलेट किया किसमें, तो चीनी भाषा में। ठीक है, चीनी भाषा में इसने क्या किया, बौद्ध ग्रंथों को ट्रांसलेट किया। इसके आने का उद्देश्य ही था कि जो बौद्ध धर्म के जो मूल ग्रंथ है उन ग्रंथों को प्राप्त करना। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर बात कर ले किसकी, वेनसांग तो हो गया। ठीक, बात कर ले किसकी, बात कर ले थोड़ी सी हम यहां पर फाहियान की, है ना। तो फाहियान कब आता है, ये आता है 399 में, 414 ईस्वी तक ये रहेगा। ठीक है, कौन, फाहियान। ठीक है, क्लियर। किसके शासनकाल में आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसके चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था, तब ये यहां पर आया था। फिर है आपका कौन सा, फिर है आपका यहां पर इत्सिंग। इत्सिंग की बात कर ले तो ये भी चीनी यात्री है। 671 से लेकर 695 ईस्वी तक ये भारत में रहा था और ये भी नालंदा में अध्ययन किया था। इसकी बात कर लें तो इसके द्वारा भी नालंदा में अध्ययन यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप सभी अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर वेनसांग की, तो वेनसांग के संदर्भ में ये भी ध्यान रखना कि इसने जो नालंदा की, है ना, नालंदा की जो पुस्तकालय थी उसका चर्चा इसने किया है। और पुस्तकालय का नाम क्या था, उसका नाम था, कल ही हमने बात किया था, धर्मगंज। क्या नाम था, धर्मगंज। और पुस्तकालय जो थी इसमें 3 पुस्तकालय आपको देखने को मिलेगी। पहला जो था वो था रत्न सागर। कौन सा, रत्न सागर। ठीक है, दूसरा जो पुस्तकालय था वो था रत्नोदधि। क्या चीज, रत्नोदधि। और तीसरा जो पुस्तकालय था वो था रत्न रंजक। क्या नाम था, रत्न रंजक। तो ये 3 पुस्तकालय थी, है ना। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय था। ठीक, इसमें लाखों की संख्या में पांडुलिपियां थी। अगर ये नहीं जलाया गया होता बख्तियार खिलजी के द्वारा तो इससे ज्यादा नॉलेज आपको कहीं मिलता ही नहीं। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर घटोत्कच। बताएंगे गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। कितना आसान क्वेश्चन है, और बाकी सारे कहां गए, इतनी कम संख्या क्यों। अच्छा, बकरीद है ना। सबसे पहले तो जितने भी लोग हैं बकरीद वाले, है ना, सभी को क्या कहते हैं,
अब ये कैसे सेलिब्रेट करते, कौन सा वर्ड यूज करें, है ना, जैसे हम बधाई बोलते हैं, शुभकामनाएं बोलते हैं, वही बोल देते हैं। ठीक है, तो सभी जितने भी हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं, है ना, उनको बकरीद की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, चलो यहां पर क्या आ रहा है आंसर सबके, ऑप्शन बी, है ना, बी क्या है, श्रीगुप्त, बहुत बढ़िया। अगर हम बात कर लें गुप्त वंश के संस्थापक की, तो श्रीगुप्त के द्वारा गुप्त वंश की स्थापना की जाती है। इसका शासनकाल 240 से 280 ईस्वी रहता है ना, 240 से लेकर 280 ईस्वी तक इसका शासन प्रशासन रहेगा। ठीक है, जब ये शासक था तब मगध बहुत बड़ा नहीं था, मगध और उसके आसपास के क्षेत्र तक ही विस्तारित था। इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा घटोत्कच, है ना, श्रीगुप्त के बाद कौन आएगा, घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद कौन आएगा, ये आएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, अगर आपसे पूछे वास्तविक संस्थापक कौन, तब आप क्या बताओगे, आप बताओगे चंद्रगुप्त प्रथम। क्या बताओगे, चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसने क्या किया, तो साम्राज्य को मजबूत किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और साथ ही साथ इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की। तो इसके उपाधि की बात कर लें तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे महाराजा धीराज। ठीक है, किसकी, महाराजा धीराज की इसने उपाधि धारण की थी, और मगध को वास्तविक शक्ति के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें गुप्त काल की, है ना, तो गुप्त काल के संदर्भ में आप सभी ने पढ़ा होगा, इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। किसको, तो गुप्त काल को। ये कई बार क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। ठीक है, भारतीय इतिहास का ये क्या हो गया, स्वर्ण युग हो गया। कारण क्या, इस समय काल पर देखे तो कला का बड़े स्तर पर संरक्षण प्राप्त था। ठीक, यहां पर कई सारे विश्वविख्यात जो हमारे दार्शनिक रहे, है ना, उन सब का यहां पर उदय होता है। जैसे अगर देखें तो आप कालिदास का नाम सुनते हो, वो इसी काल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आप आर्यभट्ट की जब बात करते हो, आर्यभट्ट इसी काल से संबंधित है ना। वराह मिहिर के बारे में आप लोग पढ़ते हो, वराह मिहिर, है ना, इसी काल से क्या है, संबंधित है। अगर हम बात करें आर्यभट्ट की, तो इनके बारे में किसको नहीं पता, कहां से, तो अपने कुसुमपुर से संबंधित है, कुसुमपुर अर्थात पटना, है ना, तो कहां से, तो अपने कुसुमपुर, जिसे पुष्पपुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुष्पपुर भी कहा जाता है, यहां से ये संबंधित हैं। और इनके बारे में किनको नहीं पता कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने शून्य की खोज की, है ना, इन्होंने क्या की, शून्य की खोज की। ठीक है, इन्होंने पाई का मान जो है, पाई का मान दिया, जिसकी वजह से जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन बड़ा ही यहां पर क्या हो गया, आसान हो गया। तो इतने बड़े बड़े जो महान लोग हैं कहीं ना कहीं अपने बिहार की धरती से ही जुड़े हुए हैं। ठीक, तो कोई कहता है ना कि जब बिहारी शब्द का प्रयोग एज अ गाली के रूप में किया जाता है ना, तब खून खौल उठता है। इसलिए खौल उठता है, उसके बारे में नहीं, उसके एजुकेशन के बारे में क्या ही पढ़ा है वो, भारत का इतिहास जानता ही नहीं। अगर प्राचीन भारत के इतिहास का केंद्र कुछ रहा है तो वो अपना बिहार रहा है। यहां पर उन महान लोगों ने जन्म लिया, उन महान लोगों की कर्तव्य स्थली रही है जिन्होंने भारत के इतिहास को बड़े स्तर पर प्रभावित किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को तो भैया, है ना, इनसे तो दूरी ही बनाकर रखना ज्यादा ठीक है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में वट वृक्ष के नीचे हुई थी, और दूसरा कह रहा है कि बुद्ध का प्रथम उपदेश राजगीर में हुआ। और इसमें से क्या करना है, हमें सही कथन जो है उनका चुनाव करना है ना, सही कथन जो है उसका चुनाव करना है। सभी लोग यहां पर बताएंगे।
ठीक है। नौकरी के लिए खून खोल उठ रहा है तो गुस्सा दिखाओ ना, और गुस्से में पढ़ जाओ सारे, है ना। जब प्रेम से पढ़ाई नहीं हो रहा, गुस्से में पढ़ाई करो, खून को खोलते रहने दो, इतना पढ़ो इतना पढ़ो कि सिलेक्शन हो ही जाए। चलो डी के साथ जा रहे हैं, ना तो एक और ना ही दो, है ना। वट वृक्ष क्या होता है? वट वृक्ष, पीपल के वृक्ष को ही तो वट वृक्ष कह लिया जाता है, यही कहा जाता है ना। पीपल के वृक्ष को ही तो वट वृक्ष कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हैं? अच्छा, फिर तो गलत हो जाएगा, नहीं कहा जाता। एक एक मिनट में चेक कर लूं वट पीपल को कहते हैं या नहीं, मुझे ही गड़बड़ लग रहा है। वट अलग है। चलो हाँ अलग है ना। बरगद के पेड़ को वट वृक्ष कहते हैं, तो वट वृक्ष मतलब क्या हो गया? ये हो गया बरगद। अब देखो इसी जानकारी की वजह से मैं खुद ही आपको यहाँ पर गलत बता देता, लेकिन आप सभी ने बोला तो मैंने चेक भी कर लिया, ठीक है। तो बरगद को क्या कहते हैं? वट वृक्ष कहते हैं, है ना। और पीपल, दोनों पीपल बरगद क्या है? तो दोनों ही क्या है? बिल्कुल ही अलग है। तो पहला कह रहा है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में तो हुई थी, लेकिन वट वृक्ष के नीचे नहीं, कहां पर? पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक। अगर बात करें हम नदी की, तो नदी कौन सी थी? नदी थी यहां पर निरंजना नदी। कौन सी? निरंजना नदी। किसकी सहायक नदी है? तो ये फल्गु की, है ना। फल्गु की एक धारा है, ठीक है। और ये धारा किसके साथ? तो मोहन नदी के साथ मिलती है, वहां से ये फल्गु कहलाती है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। और दूसरा कह रहा है कि बुद्ध का प्रथम उपदेश राजगीर में नहीं, राजगीर में किसका हुआ था? तो राजगीर में हुआ था महावीर स्वामी का। कल हमने देखा था ना कि महावीर स्वामी, इन्होंने पहला उपदेश कहां? राजगृह में विपुलाचल पर्वत पर दिया था। जो अगर हम बात करें बुद्ध के प्रथम उपदेश का, तो ये कहां पर हुआ था? ये हुआ था सारनाथ में। सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में है। और सारनाथ में किसको? तो अपने 5 साथियों को। किसको? अपने 5 ब्राह्मण साथियों को, है ना। 4 ब्राह्मण थे, एक क्षत्रिय थे, है ना। तो अपने 5 साथियों को इन्होंने क्या किया? पहला उपदेश दिया था। और पहला उपदेश क्या दिया था? वो दिया था 4 आर्य सत्य की, है ना। 4 आर्य सत्य के बारे में, है ना, सत्य के बारे में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। 4 आर्य सत्य आप सबको पता है ना, है ना। क्या चीज? कि जो दुनिया है, संसार है, वो दुखों से परिपूर्ण है, पहला सत्य है, ढूंढ लो। अगर कोई दुखी ना हो तो, है ना, हर कोई दुखी है, छोटे कारण से या बड़े कारण से। अगर कोई कारण नहीं है तो कोई खुश है, उसकी खुशी की वजह से कोई दुखी है। तो पहला आर्य सत्य इन्होंने दिया था कि क्या चीज? तो यहां पर ध्यान रखना, है ना, कि संसार जो है वो दुखों से परिपूर्ण है। दूसरा इन्होंने आर्य सत्य बताया कि इन दुखों का एक ही कारण है, वो है हमारी अभिलाषाएं, हमारी इच्छाएं। अगर इच्छाओं पर आपने कंट्रोल कर लिया तो फिर आप कभी जीवन में दुखी होवोगे ही नहीं। ठीक, अभिलाषाएं। तीसरा इन्होंने आर्य सत्य दिया कि अभिलाषाओं पर नियंत्रण स्थापित करके हम दुखों से निपटारा कर सकते हैं, दुखों को दूर कर सकते हैं। और चौथा दिया कि ये जो हमारी इच्छाएं हैं, इन सभी पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो यही तो 4 आर्य सत्य पहली बार दिया था। कहां पर? सारनाथ में। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। और पूछ रहा है सही कथन, तो सही कथन न तो एक है और न ही यहां पर 2 है। ठीक है, दोनों ही कथन क्या हो गया? दोनों ही कथन यहां पर क्या है? गलत है। आप भी हैं दुखी। हाँ, दुखी तो हूं, लेकिन मेरा दुख कोई देख ही नहीं पाएगा। ठीक, मैं महीने में 1 दिन दुखी होता हूं, बाकी 30 दिन
कभी दुख को पास आने ही नहीं देता। हाँ, इस रविवार को आपकी बिहार करंट अफेयर कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, पूरा 3-4 घंटे की कक्षा होगी, सुबह ही लगवाऊंगा। ठीक है ना, सुबह सुबह मिलेंगे 7-8 बजे और 12-1 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना, ठीक, तो सुबह ही इसको शेड्यूल करवाऊंगा। ये बातें समझ में आ गई। चलो, अब क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले अगर बुद्ध के बारे में देखें तो कम से कम 2-4 चीजें तो हमें पता ही होनी चाहिए। ठीक, सबसे पहले पूछा जाता है कि इनका जन्म कहां पर हुआ, तो ये हुआ लुम्बिनी में। कहां पर? लुम्बिनी। ठीक, कहां पर है? कपिल वस्तु। कहां पर? तो ये वर्तमान नेपाल में है। ठीक है, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक, उसके बाद से बात करें ज्ञान प्राप्ति। ठीक, ज्ञान प्राप्ति। ठीक, तो ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुआ था? ये हुआ था बिहार के बोध गया में, जो कि गया जिले में है। ठीक, प्रथम उपदेश ये पूछ जाता है कि प्रथम उपदेश उन्होंने कहां पर दिया था, तो अभी हमने देखा सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में दिया था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में है। ठीक, और फिर पूछ जाता है महापरिनिर्वाण, है ना, महापरिनिर्वाण पूछ जाता है, तो ये हुआ था कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में, यानी कि कब? 483 बीसी में, और ये भी वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं। और ये जो 4 स्थान है ना, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर, ये क्या हैं? तो बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख स्थल हैं, 4 प्रमुख तीर्थ स्थल है, ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला देखो, अगला कह रहे कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख और उनके पश्चाताप का वर्णन है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में आता है, यहां से पूछे जाते हैं। बताएंगे 13वां शिलालेख, 7वां स्तंभ लेख, प्रथम लघु शिलालेख या फिर भाब्रू अभिलेख? क्या होगा इसका सही उत्तर? चलो, ए के साथ सब जा रहे हैं ना, सभी लोग यहां पर ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, और ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर है, 13वां शिलालेख। ठीक है, क्या हो जाएगा? 13वां शिलालेख इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब कलिंग युद्ध से बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। कलिंग युद्ध, इसके वर्ष भी पूछे गए हैं कि कब हुआ है, तो 261 बीसी में। और कल हमने बात किया था कि अशोक का जब राज्याभिषेक होता है उसके 8वें वर्ष हुआ, है ना, तो यहां पर ब्रैकेट में लिख लेना क्या चीज? अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें कितने? 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग के आसपास घायल हुए। ठीक, और तत्पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। तो इसी युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन, है ना। अशोक को महान राजा कहा जाता है, लेकिन अशोक का इतिहास पढ़ोगे ना, सबसे क्रूर राजाओं में अगर नाम देखे तो अशोक का शायद प्रथम स्थान पर आ जाए। जहां जाता था इतनी बड़ी सेना लेकर जाता था कि तबाही मचा देता था वहां। ठीक है, तो इस प्रकार का अशोक था, और वही चीजें यहां पर हुई, लेकिन यहां पर आत्मग्लानि हुई पहली बार, और ऐसी स्थिति में बौद्ध धर्म अपना लिया। वहां से गुजर रहे थे कौन? उपगुप्त। उन्होंने अशोक की मनोदशाएं देखी, अशोक को समझ में नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। उन्होंने सारी चीजें बताई, अशोक का हृदय शांत हुआ, और वो वहीं से बौद्ध धर्म अपना लेता है। ठीक है, तो हृदय परिवर्तन, और अशोक क्या करेगा? बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, कौन सा? बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, और दीक्षा की बात करें, दीक्षा किसने दिया? तो उपगुप्त ने। ठीक है, कई जगहों पर आपको मुगलिपुत्तिस भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो घबराना नहीं है, सबसे ज्यादा ऑथेंटिक उपगुप्त को ही माना जाता है। और बात करें हमारे मुख्यमंत्री जी की, सम्राट चौधरी जी की, तो उनके अनुसार बौद्ध धर्म की दीक्षा स्वयं महात्मा बुद्ध आकर यहां पर दिए हुए थे। ठीक है, तो ये बात आप सभी ध्यान में, ठीक है, क्लियर। उसके बाद से अशोक के पुत्र, क्या नाम था? महेंद्र। और पुत्री की बात करें, क्या नाम था? संघमित्रा। ठीक, दोनों को कहां भेजा? तो ये भेजा था सिलोन। कहां भेजा? सिलोन भेजा। सिलोन
वर्तमान में जो श्रीलंका है तब उसको सिलोन कहा जाता था। और किस लिए? तो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। संघमित्रा ने क्या किया? तो बोधि वृक्ष की एक शाखा, है ना, बोधि वृक्ष की एक शाखा अपने साथ लेकर गई और इस शाखा को कहाँ लगा दी? श्रीलंका में, है ना, श्रीलंका में इसको क्या की? लगाई। ठीक है। और जब हमारा बोधि वृक्ष नष्ट हो गया तो कौन? कनिंघम। कौन? तो नाम सुना है ना सबने, क्या नाम है उसका? तो कनिंघम। कनिंघम ने क्या किया? इसी बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर आया और फिर इसको कहां लगा दिया? तो बोध गया में। तो जो बोध गया में आप देखते हो ना वर्तमान में जो बोधि वृक्ष है, उसको लगाने का श्रेय किसको जाता है? कनिंघम को जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी अवश्य ही ध्यान में रखोगे। अब यहां पर आ गया किसका? शिलालेख का, स्तंभ लेख का, है ना। तो अशोक के जो अभिलेख हैं, यहां से और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा, है ना, सर्वप्रथम पढ़ा किसने? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1837 में पढ़ा गया था, किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। क्या नाम है उसका? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सबसे पहले इसे पढ़ा गया था। ठीक। फिर इन अभिलेखों की भाषा पूछी गई है, तो इनकी भाषा जो है वो है प्राकृत। कौन सी भाषा है? प्राकृत। वही बात करें लिपि की, तो जो भारत में पाई गई है सब ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास है वो खरोष्ठी लिपि में लिखी गई है। कुछ द्विभाषी भी है, ग्रीक में, अरामाइक में भी लिखी गई है, लेकिन मूलतः जो यहाँ पर लिपि है वो यहाँ पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग देखने को मिल जाता है। तो संपूर्ण भारत में ब्राह्मी लिपि है, आप सभी ध्यान में रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने क्या किया? 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया। 84,000 स्तूप का इसने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ऐसा वर्णन देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर मैक्स मूलर? बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? हाँ, मुख्यमंत्री जी की जितनी भी लेक्चर आती है मैं सुनता हूँ, बड़े बढ़िया से सुनता हूँ। अब सोच रहा हूँ कि उन पर थोड़ा सा मैं वीडियो भी बनाया करूँ। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के ज्ञान को लेकर मतलब जब भी उनका ज्ञान सुनता हूँ कुछ नया ही देखने को मिल जाता है। तो सोच रहा हूँ, अभी करेंट अफेयर पे लगा हुआ हूँ, करेंट अफेयर की क्लास के बाद से मुख्यमंत्री जी के जो भाषण है, जो उनके ज्ञान है, उन ज्ञान पर भी कुछ वीडियो आप सभी को मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ सभी ने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया है, नहीं किए हो तो जाकर फॉलो कर लेना। ठीक है, चीज़ें आपको मिलती रहेगी, बहुत तगड़ी मिलती रहेगी। ठीक, चलो यहाँ पर सभी एक के साथ जा रहे हैं ना। समुद्रगुप्त को, है ना, समुद्रगुप्त को आप सबको पता ही है क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। एक क्वेश्चन तो आपका यही है। और किसने इसको बोला है? तो यहां पर है वी.ए. स्मिथ, इतिहासकार है ना, वी.ए. स्मिथ, विंसेंट स्मिथ, इसके द्वारा इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। और नेपोलियन कहने का अगर कह दे कि कारण क्या है, तो कारण आप लिखोगे इसके दक्षिण विजय, या ऐसे लिख दूं जो इसके विजय अभियान है। ठीक है, जो इन्होंने इसके द्वारा विजय अभियान चलाए गए, वो विजय अभियान के कारण ही इसको भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके विजय अभियान की, अगर हम मैप पर देखने का प्रयास करें, यूपीएससी में मैप देकर पूछा हुआ है कि भैया ये किसके विजय अभियान है, तो यहां पर था अपना मगध, है ना, क्या यहां पर था अपना मगध, यहां से चलता है ये, है ना, और दक्षिण की ओर रुख करता है, और जितने भी राजा मिलेंगे सबको पराजित करते हुए ऐसे घूमते हुए और फिर ये मगध वापस आ जाएगा। ठीक, अब विजय में क्या किया इसने? तो देखो, जो आसपास के क्षेत्र थे उनको क्या किया? साम्राज्य में मिला लिया, क्योंकि इनके ऊपर शासन प्रशासन करना बड़ा ही आसान था। आसपास के, है ना, तो आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उसको क्या किया इसने? तो इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। और इनको क्या किया? इनको विजय तो किया, लेकिन विजय करके प्रयास किया कि इनको अपना गुलाम बना ले, इनको अपने अधीन कर ले।
क्योंकि डायरेक्ट शासन तो कर नहीं पाएगा, दूरी ज्यादा है। तो इनको क्या किया, जो पास के क्षेत्र थे इनको यहां पर अपने साम्राज्य का विस्तार इसने कर लिया, और जो ज्यादा दूर के थे, दक्षिण के राज्य थे, उन सबको जीता हराया और अपनी अधीनता स्वीकार करने पर इसने मजबूर किया। और इसमें ये हारा नहीं, हर युद्ध में ये जीता, इसी कारण से इसको भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, अब बात करिए जो विजय अभियान है, अगर पूछ दे कि इसका वर्णन कहां पर मिलेगा, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे प्रयाग प्रशस्ति लेख में। कहां पर, प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है यहां पर देखने को मिलेगा। और ये प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है, इसका लेखक पूछा गया है, तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे हरिसेन, है ना। कौन है, तो हरिसेन जो है, हरिसेन इसका क्या है, लेखक है प्रयाग प्रशस्ति लेख, और इसके सभी विजय अभियानों का वर्णन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें किसकी, समुद्रगुप्त की, तो एक कुशल शासक तो था ही। अगर हम इसकी बात करें, कुशल शासक भी था, है ना, कुशल एक सेनापति भी था, तभी तो इसके नेतृत्व में इतना बड़ा विजय जो है ये यहां पर कायम किया जा सका। लेकिन इसके साथ साथ ये और क्या था, तो ये कवि था, है ना, और कवि के साथ साथ ये संगीतज्ञ भी था, है ना, संगीतज्ञ भी था। ठीक है, संगीत में तबला वाला बीड़ा बड़ा मस्त बजाता था ये। ठीक है, और वीणा वादक प्रकार के इसके सिक्के भी आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो। और आप सभी, है ना, क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इसने एक उपाधि भी ली थी, कौन सी, कविराज की, कवियों का राजा, है ना। कला का बड़े स्तर पर क्या किया, इसने संरक्षण दिया, इसलिए इसको कविराज कहा गया। तो इसकी उपाधि क्या है, कविराज है। आप सभी अवश्य ही ध्यान में रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, इसका टाइटल बहुत सारे हैं, इसकी उपाधियां बहुत सारी हैं, है ना, बहुत सारी हैं। कविराज बार बार पूछा जाता रहा है। वीणा बजाना में, बीड़ा बजाने में बड़ा ही ये सक्षम था, बहुत बढ़िया वीणा बजाया करता था। ठीक, अगला देखो, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी, राजगृह में, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर कुंडलवन। देखो, मैं जो भी टॉपिक यहां पर आ रहा है ना, उससे जुड़े हुए जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है वो सारी चीजें यहां पर लिखते हुए चल रहा हूं, है ना। इसलिए क्वेश्चन आपके कम हो रहे हैं, लेकिन डेटा मैं इतना देके जा रहा हूं कि केवल आप प्रैक्टिस सेट ही सारा कर लो ना, जब से टॉपिक वाइज वाला मैंने शुरू किया है उतना भी कर लो, तो लगभग आपके 80 से 90% क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और जो बच्चों ने रिजल्ट के बाद जो मैसेज किए हैं, है ना, उसको मतलब पढ़ के दिल गदगद हो जाता है। कम से कम 8-10 बच्चों ने ये मैसेज किया है कि उन्होंने बस मेरा प्रैक्टिस सेट जो यूट्यूब पर है बिहार जीके का वो किया है, और उससे सारे क्वेश्चन वो सॉल्व करके आए हैं। ठीक है, सब कुछ चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है। नेटवर्क कम है, बफरिंग हो रहा है, अब ठीक हो गया। ठीक है ना, चलो, तो यहां पर बात करें बौद्ध संगतियों की, तो 4 संगतियां हुई है। यहां पर पूछ रहा है तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, है ना, पाटलिपुत्र में। समय तो लगभग 250 बीसी। ठीक, यहां पर देखे शासक या संरक्षक, तो यहां पर कौन था, अशोक। हृदय परिवर्तन हुआ, और हृदय परिवर्तन के पश्चात वो बौद्ध धर्म अपना लिया, और इसी के संरक्षण में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन यहाँ पर किया जाता है। ठीक, बात करें अध्यक्ष की, तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन रहेंगे, वो रहेंगे मोगली पुत तीस। कौन, मोगली पुत तीस। ठीक है, और इनके द्वारा क्या किया गया, तो इसी तीसरी बौद्ध संगति में तीसरा जो पिटक है, अभिधम्म पिटक, उसका संकलन किया गया। किसके द्वारा, मोगली पुत तीस के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, अभिधम्म पिटक जो है, अभिधम्म पिटक का संकलन आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो ये आपका यहाँ पर विशेष है, पाटलिपुत्र स्थान है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक, अब यहाँ पर पहली की बात कर ले, है ना, प्रथम संगति। अब सारा यहीं पर मैं रिकॉल करवा दे रहा हूं, याद रखना। ठीक है, प्रथम संगति की बात कर लें, तो प्रथम संगति ये कब हुई थी, जिस वर्ष महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, यानी कि 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां पर हुई थी, राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में, है ना। शासक कौन, तो शासक इस समय था अजात शत्रु। कौन,
अजात शत्रु। और अध्यक्ष की बात कर लें तो महाकश्यप, है ना, महाकश्यप जो है, महाकश्यप की अध्यक्षता में। और यहाँ पर हुआ क्या, तो सुत पिटक, है ना, सुत पिटक व विनय पिटक का संकलन, है ना, विनय पिटक का यहाँ पर क्या किया गया, संकलन किया गया आनंद और उपाली के द्वारा। ठीक है, प्रथम संगति हो गई। दूसरी संगति यहां पर देखो, है ना, द्वितीय संगति। ठीक, ये कब हुई थी, इसके 100 साल बाद, यानी कि 383 बीसी में। कहां पर हुई थी, ये हुई थी आपके वैशाली में। शासक की बात कर लें तो यहां पर शासक कौन रहा, है ना, तो कालाशोक। यहां पर शासक कौन रहेगा, शासक रहेगा कालाशोक। और अध्यक्षता की बात कर लें तो सब्बा कामी के द्वारा यहां पर अध्यक्षता किया जाएगा। और यहां पर बौद्ध संघ 2 भागों में टूट जाता है, स्थविर और महासांघिक में। ठीक है, ध्यान रखना, स्थविर व महासांघिक, स्थविर व महासांघिक में यहां पर क्या हो जाएगा, विभाजन। ठीक है, देखो जो इंपॉर्टेंट है मैं लिखते हुए चल रहा हूं, मजा आ जाएगा आप सभी को। ठीक, उसके बाद से तीसरा हमने देख लिया। अब सीधे आते हैं यहां पर चतुर्थ संगति, है ना, चतुर्थ संगति। चतुर्थ संगति की बात कर ले, टाइम को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। कहीं पर 102 ईस्वी देखने को मिलता है, कहीं पर 72 ईस्वी देखने को मिलता है, कहीं पर 78 ईस्वी, कहीं पर 98 ईस्वी। इसलिए सबसे बढ़िया क्या है, प्रथम शताब्दी ईस्वी यहां पर लिख डालो, है ना, क्या चीज, प्रथम शताब्दी ईस्वी। ठीक है, क्लियर। कहां पर हुआ था, ये हुआ था कुंडलवन। कहां पर, कुंडलवन। कहां पर है ये, तो ये है कश्मीर में। ठीक, संरक्षक कौन, शासक कौन, तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और अध्यक्षता की बात कर ले तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन रहे, वसुमित्र, है ना, वसुमित्र यहाँ पर अध्यक्ष रहे। और यहाँ पर उपाध्यक्ष भी रहते हैं। उपाध्यक्ष कौन, तो अश्वघोष को यहाँ पर उपाध्यक्ष बनाया जाता है। अश्वघोष पहले पाटलिपुत्र में थे, लेकिन जब कनिष्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो पाटलिपुत्र से इनको अपनी राजधानी लेकर चला गया। कहां पर, तो पुरुषपुर या कनिष्कपुर। ठीक है, वसुमित्र के द्वारा अध्यक्षता यहां पर की गई। और यहां पर क्या हुआ, तो फिर से बौद्ध संघ 2 खंडों में विभाजित हो जाता है ना। अब ये जो स्थविर थे इनको हीन सांघिक भी कहा जाता है, तो ये हीनयान कहलाए, और महासांघिक वाले महायान कहलाए। ठीक है, तो यहां पर लिख लेना क्या चीज, हीनयान व महायान में विभाजन यहां पर हो जाता। ठीक है, तो इतनी बातें संघ से संबंधित याद रखोगे, इससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत का नाम क्या था जिसने इंडिका लिखी, बताओ क्या होगा इसका सही उत्तर। हाँ, चारों में से कुछ ना कुछ तो आएगा। चलो सभी सी के साथ जा रहे हैं, सभी सी के साथ जा रहे हैं। अब देखो कुछ वैरायटी हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि ये नहीं आएगा। भैया हम पढ़ा रहे हैं तो ऐसे ही उठ के थोड़े ना के पढ़ा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन खोपड़िया में है, क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया है। ठीक है, आप केवल पेपर देके चले आते हो और इतना याददाश्त तगड़ा है आज के स्टूडेंट का। हर एग्जाम के एनालिसिस में मैं गया हूं कहीं ना कहीं सेंटर पे, 100 प्रश्न में से इतनी क्षमता नहीं है बच्चों की याददाश्त की कि वो 15 से 20 क्वेश्चन सही से लिख पाए कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ बच्चे तो इतने वैरायटी मिल जाते हैं कि वो एक क्वेश्चन बता पाने में सक्षम नहीं होता। और पूछो कैसा गया पेपर, बहुत जबरदस्त गया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया है, हो जाएगा सिलेक्शन। भैया तुम्हें एक क्वेश्चन याद नहीं है, तुम अगर याद है भी तो तुम 20 ना लिखवा पा रहे, कैसे होगा। और वहीं आके कहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। तो आप लोग बस पेपर देते हो, हमें उस पेपर की तैयारी करवानी है, तो आपसे कहीं ज्यादा मेहनत हम करते हैं। और जो यहां पर करवा रहे हैं ना, मैं आपको मैसेज दिखा दूंगा जो बच्चों ने किया है। ठीक, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के हर एक शिफ्ट का बिहार जीके का मेरे पास क्वेश्चन है, बिहार दरोगा के हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन मेरे पास है, और मुझे पता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं।
तो इतना सोच के चलना कि जो करवा रहा हूं ना इनफ है, इनफ है। ठीक है, चलो। तो यहां पर क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत का नाम क्या था जिसने इंडिका लिखी। अब देखो दो चीजें यहां पर, इंडिका के बारे में भी बता दिया, तो सबको पता है कि इंडिका लिखा किसने है, तो ये लिखा है यहां पर मेगस्थनीज ने। किसका? यूनानी राजदूत। यूनानी राजदूत यानी कि यहाँ का शासक कौन था? तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सेलुकस निकेटर। क्या पढ़ा था? सेलुकस निकेटर। ठीक है ना? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। सेलुकस निकेटर कौन है? तो ये शासक बना सिकंदर के बाद, और सिकंदर का जो सपना था अधूरा रह गया, उसको पूरा करने के लिए ये यहां पर आता है। ठीक है, तो सेलुकस निकेटर, इसका एक युद्ध होगा किसके साथ? इसका एक युद्ध होगा कब? 305 बीसी में। ठीक है, और किसके साथ होगा? तो ये युद्ध होगा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक है, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विजयी, ये विजयी हो जाएगा। विजय के परिणाम स्वरूप इन दोनों के बीच में एक संधि होगी कब? 303 बीसी में। कब? 303 बीसी में। और इस संधि के तहत 4 क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में प्राप्त होता है। सिंध, कांधार, मकरान तट और काबुल, इन चारों की प्राप्ति दहेज के रूप में मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य को। और दहेज के रूप में क्यों? क्योंकि इसकी पुत्री जो है ना, सेलुकस निकेटर की जो पुत्री थी, है ना, क्या नाम था? इसका नाम था हेलेना। तो हेलेना का विवाह किसके साथ होता है? तो इसका जो विवाह होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। ठीक, और तत्पश्चात यहां इसके दरबार में कौन आएगा? मेगस्थनीज आएगा। ठीक है, मेगस्थनीज इसके दरबार में आता है ना, कब? 299 के आसपास ये आएगा और पूरा क्षेत्र का भ्रमण करेगा, पाटलिपुत्र का पूरा भ्रमण करेगा। और जब देखेगा ना, आश्चर्यचकित हो जाता है, इसकी आंखें बंद ही नहीं होती कि ऐसा भी कुछ धरती पर हो सकता है। मतलब पाटलिपुत्र को जब इसने देखा तो देखते ही रह गया, और देख के जो इसके मुंह से शब्द निकले उसका वखान इसने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। इसने पाटलिपुत्र को क्या कहा है? पाटलिपुत्र को, तो पाटलिपुत्र को इसने बोला है पालीब्रोथा, ध्यान रखना। तो इसने पाटलिपुत्र को क्या कहा है? पालीब्रोथा कहा हुआ है, ये ध्यान रखना। चूंकि ये कहां से? यूनान से था, यूनानी भाषा में इसने क्या लिखा? पालीब्रोथा लिखा। ठीक है, इसने कहा कि भैया ये देखें तो विश्व का सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जा सकता है, सबसे सुरक्षित किला माना जा सकता है। ठीक है, इसने कहा कि इसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर से एक मोटी दीवार बनी हुई थी, और इस दीवार की सुरक्षा के लिए 570 मीनार था, है ना, 570 मीनार हुआ करते थे, जिस पर सेना, देखते हो ना, सेना क्या करती है? गन लेकर रहती है, उस समय तीर, धनुष, गोला बारूद लेकर सारे यहां पर रहा करते थे। तो 570 मीनारें थी इस दीवार पर। ठीक, इसने कहा कि इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जो द्वार थे, द्वार की संख्या 1 2 नहीं, 64 द्वार थे। कितने? 64 द्वार हुआ करते थे इसमें प्रवेश करने के लिए। इतनी तगड़ी सुरक्षा यहां पर बनाई गई थी। इसने कहा कि भैया ये तो कोई व्यक्ति बना ही नहीं सकता, ऐसा लगता है कि स्वयं ईश्वर धरातल पर उतरे और यहां पर आकर इसका निर्माण करके गए हुए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। हाँ, बिहार पुलिस की आज बैच लॉन्च हो जाएगी। मैंने कल भी बताया था कि सब कुछ तैयार हो गया है, अब लॉन्चिंग है। आज शाम तक आपका क्या हो जाएगा? तो लॉन्चिंग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये बात यहां पर समझ में आ गई? इतने में किसी को कोई डाउट? इतने में किसी को कोई डाउट? ठीक, अब एक चीज और यहां से पूछा जाता है, ये जो मेगास्थनीज है, इसकी जो पुस्तक है इंडिका, इसने भारतीय समाज को, उस समय के जो भारतीय समाज हैं, भारतीय समाज को इसने कितने? तो 7 वर्ग में बांटा हुआ है। इसने कहा कि भारतीय समाज जो है वो 7 वर्ग में बटा हुआ था। ठीक है, इसके अनुसार देखें तो हमारे समाज में दास प्रथा नहीं थी। क्या थी? दास प्रथा नहीं थी।
जबकि अगर हम बात करें किसकी, अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र में 12 से भी ज्यादा प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। तो उसके अनुसार यहाँ पर दास प्रथा थी, लेकिन ये जब आया शायद इससे छिपाया गया हो कि जाएगा तो अपने यहाँ कहेगा कि यहाँ पर तो दास होते हैं, है ना, तो इसको दास दिखाई नहीं दिया, तो इसने वर्णन किया है कि यहाँ पर कोई दास प्रथा थी ही नहीं, इसने ऐसा कहा हुआ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। क्लियर। अब पूछ दे कि इसकी जो पुस्तक है इंडिका, ये मौजूद है कि मौजूद है क्या, तो ध्यान रखना ये मौजूद नहीं है, ये मौजूद नहीं है। तो फिर हम जानते कैसे हैं, तो जब ये मौजूद था, इस किताब का सहारा लेकर कई सारे इतिहासकारों ने अपनी बातें लिख डाली, तो वहां से हम कलेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि भैया इंडिका में ये सारी चीजें लिखा हुआ है ना, जली हुई स्थिति में ये पाई जाती है। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, बोध गया, सारनाथ, कपिलवस्तु या फिर कुशीनगर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, महापरिनिर्वाण, अर्थात इनकी जो मृत्यु की घटना है जो कब हुई थी, 483 बीसी में हुई थी। वही पूछ रहा है कहां पर हुआ था। ठीक है, तो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा कहां पर, कुशीनगर में, है ना, कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर कहां पर है, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश में। लेकिन केवल क्या इतना ही जानने के लिए हम यहां पर आए, नहीं, अब आओ डिटेल में देखते हैं पूरी कहानी यहां पर क्या है। ठीक है, देखो ये हुआ कब, 483 बीसी। कब हुआ, वहां पर हमने लिख दिया 483 बीसी। अब बात करें कि ये किस गणराज्य का हिस्सा था, तो ध्यान रखना ये क्षेत्र जो है ये है मल गणराज्य। उस समय मल गणराज्य का ये हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, मल गणराज्य का ये हिस्सा हुआ करता था। ठीक, अपने यात्रा के क्रम में ये ठहरे हुए थे, जब ये यात्रा कर रहे थे तो ये ठहरे हुए थे कहां पर, पावा में। और पावा में कहां, है ना, पावा में ठहरे, मैं ऐसे लिख दूं, पावा में किसके यहां, तो एक चुंद नामक सुनार था, चुंद सुनार के यहां ये क्या हुआ, ठहरे। ठीक है, चुंद सुनार के यहां ठहरे, और इसने जो डिनर दिया, यानी कि जो रात्रि का भोजन दिया, इसमें दिया ये सुकर मारदो। ठीक है, क्या दिया, सुकर मारदो दिया खाने के लिए। अब देखो यही सुकर मारदो का मतलब कई लोग सुअर का मांस समझ लेते हैं, जबकि ये सुअर का मांस नहीं है। ये क्या है, तो जैसे दिवाली में अपने यहां बिहार में बनता है ना, दाल भात और ओल का चोखा। क्या चीज, ओल का चोखा। कई जगहों पर ये वर्णन है कि मशरूम का सब्जी खाने के लिए दिया गया था, लेकिन अगर मूल देखें, रियल देखें, तो वो क्या है, इसको कहा जाता है ओल, है ना। उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं इसको, सूरन बोलते हैं। तो इसी सूरन की सब्जी ये दिया था खाने के लिए रात में, और इसी को खाने से इनका उदर में विकार हुआ, है ना, पेट वेट खराब हो गए, बीमार रहने लग गए। और फिर यात्रा के क्रम में यहां से इन्होंने क्या किया, यात्रा की शुरुआत की, और इसी यात्रा के क्रम में जो कुशीनगर है, कुशीनगर में इनकी क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु होने वाली थी तो इनके पास कौन बैठे हुए थे, है ना, तो वो बैठे हुए थे आनंद। कौन बैठे हुए थे, आनंद। इन्होंने पूछा कि आप तो अब चले जाओगे गुरुदेव, हमें रास्ता कौन दिखाएगा, अभी तक आप हमें रास्ता दिखाते रहे हैं, अब आपका रास्ता कौन दिखाएगा। तो यहां पर इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था, अपदीपो भव, है ना। तो यहां पर मृत्यु के समय काल पर, है ना, अगर पूछ ले आप सभी से अंतिम उपदेश, तो अंतिम उपदेश क्या लिखोगे, आप लिखोगे अपदीपो भव, यानी कि अपना प्रकाश स्वयं बनो। कब तक दूसरे के सहारे रहोगे, कब तक दूसरे के सहारे रहोगे, और जब वो सहारा खींच लेगा तो आप तो फिर अपाहिज हो जाओगे, कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसलिए अपना प्रकाश स्वयं ही बनना है। ये इन्होंने क्या दिया था, यहां पर अपना अंतिम उपदेश दिया था। कुशीनगर के कुछ अन्य नाम भी हैं, कुशीनगर को कुशावती भी कहा जाता है। ठीक है, तो अन्य नाम में अगर कुशावती रहे तो ये मत सोचना कि ये गलत आंसर है, ये आंसर जो है बिल्कुल सही है। कुशीनगर को कुशावती भी कहा जाता है, आप सभी ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया। अंतिम उपदेश हो गया, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। ठीक है, प्रथम उपदेश इन्होंने कहां पर दिया, सारनाथ में।
फिर पूछा गया है कि इनके द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया गया है ना, सर्वाधिक उपदेश। तो जहां पर सर्वाधिक वर्षावास इनका रहा, ठीक है, सर्वाधिक उपदेश पूछे तो क्या लिखोगे आप, लिखोगे श्रावस्ती, है ना, श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिया हुआ है। ठीक, क्लियर है। बोध गया, यहां पर क्या हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी, तो ये बोध गया में हुई थी, 528 ईसा पूर्व के आसपास इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, अगला देखो, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध की सत्ता प्राप्त की, और दूसरा है अजातशत्रु के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी, और कह रहा है कि सही कथन का चुनाव करें। बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए एक के साथ सब जा रहे हैं। अब मतलब बढ़िया लग रहा है ना, अब बढ़िया लग रहा है कि स्टेटमेंट वाले भी जो जवाब है आप सही दे पा रहे हो। पहले क्या था, स्टेटमेंट वाले में गलत हो जाता था। ठीक, अब देखो यहां पर देखते हैं। पहला कह रहे कि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध की सत्ता प्राप्त की, बिल्कुल सही है। अजातशत्रु ने बिंबिसार को क्या कर दिया, बिंबिसार को इसने कर दिया कैद, ठीक है, और इसी कैद में क्या हुआ, इसकी मृत्यु हुई। इसकी कहानी मैंने आप सबको बताई रखी है। और ये सब काम किसके कहने पर किया बताना। पहले मैंने बताया है ना, गौतम बुद्ध के चचेरा भाई, क्या नाम है, वही उकसाता था क्योंकि बुद्ध के वो खिलाफ था, ठीक, और वही उकसाता था। उसी के उकसावे पर आकर अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैद कर दिया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। बाद में इसको पछतावा हुआ, फिर ये बुद्ध के पास जाकर उनका शरण मांगता है। ठीक है, बताओ नाम बताओ, मैं वेट कर रहा हूं नाम का, देखता हूं कितना दिमाग में याद रखे हो। ठीक है ना, चलो, तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा अजातशत्रु के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई। ये हुई क्या, अभी तो हमने पढ़ा, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में तो हुई, लेकिन शासक कौन था, तो इस समय पर था कालाशोक। कौन सा था, ये था कालाशोक। और ये कब हुआ, ये हुआ था दूसरी 383 बीसी में, है ना, 383 बीसी में हुआ था। ठीक है, क्लियर। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सीधे सीधे गलत लग रहा है, इसलिए पूछ रहा है क्या चीज, सही कथन का चुनाव करने के लिए, तो केवल एक यहां पर सही है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, बस 55 पे, ठीक है ना। अमर नाम नहीं था, बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया याद रखोगे, दिल खुश हो गया। अब मैं बताऊंगा भी नहीं, अब आप क्लास के बाद देखोगे और कमेंट करके बताओगे कि बुद्ध के चचेरे भाई का नाम क्या था, है ना, जिसने अजातशत्रु का ब्रेन वॉश किया था। अब नहीं बताऊंगा, एक भी आंसर आया होता तो मैं बता देता, लेकिन अब नहीं बताने वाला। ठीक है, इतना बढ़िया रिवीजन आप लोग कर रहे हो, दिल मतलब बहुत खुश हो गया आज। हाँ, एक आ गया, देवदत्त, आर्या का आया है देवदत्त, चलो बता ही दिया, है ना, देवदत्त नाम था। बुद्ध का विरोधी था, कई बार प्रयास किया, ये तो बुद्ध की हत्या करवाने का भी प्रयास किया था, लेकिन बुद्ध का वो ताकत था कि हर प्रयास में वो बार बार विफल रहा था, तब भी उसको समझ में आई नहीं थी। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर बात करें अजातशत्रु, तो इसके शासनकाल में प्रथम संगति हुई थी, ये हमने अभी अभी लिख लिया। ठीक है, अजातशत्रु की अगर हम बात कर लें, अजातशत्रु, तो इसके बारे में कुछ चीजें हमें क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक, 492 में ये क्या बनेगा, शासक, और 460 बीसी तक इसका शासन प्रशासन रहेगा। ठीक है, क्लियर। इसने कौशल और वैशाली पर विजय प्राप्त किया, है ना, कौशल और वैशाली पर इसने क्या किया, विजय प्राप्त किया हुआ था। ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है, इसी को कूणिक कहा जाता है। ठीक है, इसी को कूणिक के नाम से भी जाना जाता है। शुरू में ये जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म अपनाया।
ठीक है, तो शुरू में जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में इसने क्या किया, बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है, बाद में चलकर। ठीक है, इसने पाटलीग्राम की स्थापना की। ठीक है, इसने क्या की, पाटलीग्राम की स्थापना की, और ये एक सैन्य चौकी के रूप में था जब 16 वर्षीय युद्ध हो रहा था। इसने दो नए प्रकार के जो शस्त्र थे उसका इसने प्रयोग किया। एक को बोलते हैं रथ मूसल। ठीक है, क्या चीज, रथ मूसल। और दूसरा जो है वो क्या है, महाशिला कंटक। क्या नाम है, महाशिला कंटक। तो ये दो प्रकार के इसने क्या किया, तो नए हथियारों का इसने यहां पर प्रयोग किया हुआ था। और इसी के शासनकाल में 483 बीसी में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। 9 ही क्वेश्चन कर पाए, लेकिन इन 9 प्रश्नों के माध्यम से आप देख पाओगे जितनी डेटा मैंने इसमें लिख डाली है ना, क्वेश्चन अगर इससे बाहर आ जाए तो फिर आप लोग कहना कि हाँ सर जी आपने कहा था और देख लो ये बाहर आ गया। ठीक है, तो जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है सब कुछ मैंने इन प्रश्नों के माध्यम से लिख डाली है। ये 10वां प्रश्न आपका होमवर्क रहेगा। कल का सेशन हम यहीं से शुरू करेंगे कि मुद्रा राक्षस नाटक की रचना किसने की, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन आप सभी का यहां पर है। आप सभी इसका सही उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना, और फिर मिलते हैं कब, 2 बजे साइंस के साथ, क्योंकि आप सब इसके साथ साथ साइंस को भी बड़ा ही प्रेम दे रखे हो। ठीक है, मजा भी आ रहा है पढ़ने में, तो वहां पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।